इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस सवाल का जवाब हम यहां ढूंढेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता क्या होती है, इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये देखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है कि जो विद्युत धारा होती है किसी चालक में वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालक में धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। तो टक्कर के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की टक्कर के कारण विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जितनी टक्कर ज्यादा होगी चालक में, उतनी ही विद्युत धारा के मार्ग में बाधा ज्यादा उत्पन्न होती है। इसका मतलब जो बाधा है या फिर इसको हम प्रतिरोध भी कह सकते हैं, ये चालक में टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका मतलब कि जब टक्कर ज्यादा होंगी चालक में, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक में धनायन से ज्यादा टक्कर करेंगे, ज्यादा बार टकराएंगे, तो उसमें उतनी ही ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी। इसका मतलब उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो अब क्या होता है फिर ये प्रतिरोध? अगर प्रतिरोध को हम यहां जाने तो यहां पर प्रतिरोध को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कहते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रतिरोध को डिफाइन कर लिया कि विद्युत धारा के प्रवाह में किसी चालक द्वारा आरोपित बाधा को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो हमने ओम का नियम भी पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो ओम का नियम हमको बताता है कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, अगर ये स्थिर हो तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, और वो नियतांक किसके बराबर होता है? वो होता है प्रतिरोध के बराबर। इसका मतलब यहां से क्या होगा? अगर चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I हो, तो ये अनुपात किसके बराबर होता है? नियतांक के बराबर। और नियतांक क्या होता है? वो होता है चालक का प्रतिरोध, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रतिरोध क्या होता है फिर? ये प्रतिरोध जो जैसे हमने डिफाइन किया है कि विद्युत धारा के प्रवाह में किसी चालक द्वारा आरोपित बाधा को ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इन सब चीजों को हम समझेंगे। ये हमने पढ़ा है। और ये जो नियतांक होता है, ये जो जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ये प्रतिरोध किसके बराबर होता है? अगर हम देखें तो R बराबर होता है ml अपॉन n टाउ ई स्क्वायर ए। ml अपॉन n टाउ ई स्क्वायर ए। यहां पर m क्या है? ये जो m है ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। l क्या है? l है चालक की लंबाई, किसी चालक की लंबाई। और n क्या है? उस चालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और टाउ क्या है? टाउ है श्रांति काल। E क्या है? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और A है चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल। तो ये हमने ओम के नियम की जब उत्पत्ति की, वहां से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्रतिरोध की वैल्यू हमने देखी। अब यहां से हमको क्या पता चल रहा है? ओम के नियम के अनुसार हमको यहां से ये पता चल रहा है कि जो चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, टाउ जो श्रांति काल है उस पर निर्भर करता है, और जो ए है परिच्छेद क्षेत्रफल ए है उस पर निर्भर करता है। तो अब अगर हम यहां से देखें, यहां से लिखें, तो चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है? 3 फैक्टर्स जो हमने यहां से देखे, 3 बातें जो हमने यहां से देखी, वो क्या क्या है? नंबर 1, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। नंबर 2, चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल पर, चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और नंबर 3, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर। तो ये 3 फैक्टर्स इस फॉर्मूले को देख के, इस इक्वेशन को देख के हमको पता चल रहा है कि चालक की लंबाई पर, चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ पर। अगर हम ऐसे देखें तो चालक का प्रतिरोध क्या है?
लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब R प्रोपोर्शनल L है, लंबाई के समानुपाती होता है। और परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहां से भी ये पता चल रहा है हमको। और श्रांति काल तथा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहां से हमको ये भी पता चल रहा है। तो इस फॉर्मूले से हमने ये चीजें देखी और इनको हम यहां पे देखेंगे आखिर कि ये जो फैक्टर्स हैं जो जिन पर ये प्रतिरोध निर्भर करता है, किस तरीके से निर्भर करता है, हम यहां पर इन चीजों को समझ लेते हैं। इसके लिए हमने देखिए क्या किया है, एक चालक ले लिया जिसका प्रतिरोध, एक ऐसा हमने एक चालक ले लिया जिसका प्रतिरोध क्या है, जिसका प्रतिरोध R है। तो इसकी लंबाई को हमने L मान लिया है, चालक की लंबाई को L मान लिया, प्रतिरोध R माना है, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, वो है I। अब अगर हम इस चालक की लंबाई को दुगनी कर दें, बढ़ा दें इसकी चालक की लंबाई को कुछ इस तरीके से, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए चालक वही है, सेम है, हमने इसकी लंबाई को अब दुगना कर दिया है। तो अब क्या होगा, जब इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही होगी तो इसको लंबाई को दुगना करने के बाद चालक वही है, सेम है, तो कैसे हो जाएगा, जो धारा होगी वो इसमें भी I, इसका मतलब पूरे चालक में जो विद्युत धारा होगी वो I प्रवाहित होगी, सेम विद्युत धारा प्रवाहित होगी, समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब इस जो ये L लंबाई का टुकड़ा है चालक का, इसका अगर प्रतिरोध R है तो कि चालक समान है तो इसका प्रतिरोध भी R ही है। तो अब क्या होगा फिर, R बराबर क्या होता है, यहां से R बराबर होता है क्या, यहां से हमको पता है R बराबर होता है, इस फॉर्मूले से देखें V/I। अब देखिए अगर मान लिया इसके सिरों के बीच विभवांतर V है तो इसके सिरों के बीच भी चालक समान है, जो फैक्टर्स हैं अदर फैक्टर्स वो समान है, तो क्या होगा फिर इसके सिरों के बीच भी विभवांतर कैसे हो जाएगा, V ही हो जाएगा। समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक समान है, तो और प्रतिरोध भी चालक एक जैसा है तो प्रतिरोध भी R ही है, तो विभवांतर कैसा हो जाएगा, दोनों टुकड़ों के बीच विभवांतर कैसे हो जाएगा, इसके सिरों के बीच भी V होगा और इसके सिरों के बीच भी V हो जाएगा। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, अब कुल विभवांतर इसमें हो गया V + V बराबर 2V। तो अगर हम अब देखें इसका प्रतिरोध मान लिया कि हमने R' मान लिया है, तो R' क्या हो जाएगा, अब देखिए R क्या होता है, V/I बराबर होता है। तो V की वैल्यू अब क्या हो गई 2V और I क्या है, समान है, तो R' बराबर क्या हो गया 2R हो गया। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमको, यहां से पता चल रहा है कि अगर हम चालक की लंबाई को दुगना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाता है। इसका मतलब जो R है वो लंबाई के प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अब जरा दूसरी कंडीशन देखते हैं। हमने एक ऐसा चालक ले लिया, आप देखिए चौड़ा चालक ले लिया और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल हमने A मान लिया और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I प्रवाहित हो रही है। तो ये जो चालक है इसका परिच्छेद क्षेत्रफल हमने क्या लिया, A ले लिया और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। अब हमने क्या किया, इसको समान रूप से दो भागों में विभाजित कर दिया और इन भागों के क्षेत्रफल आधे हो गए, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो गया और इसका A/2 हो गया। तो अब क्या होगा इसमें देखिए, जब चालक सेम है, परिच्छेद क्षेत्रफल हमने इसका आधा कर दिया, यहां से A/2 कर दे, A/2 कर दे, तो विद्युत धारा भी अब कैसी हो जाएगी, इनमें आधी आधी हो जाएगी, इसमें I/2 विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इसमें भी I/2 विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चालक में दोनों टुकड़ों में जो दो हमने ये विभाजित किए टुकड़े, इन दोनों में जो विभवांतर का मान होगा वो समान होगा।
विभवांतर का मान कैसा होगा, अब इनमें समान होगा। तो अब यहां से देखें, अगर मान लिया इसका प्रतिरोध अगर हम ज्ञात करें किसी एक टुकड़े का अगर प्रतिरोध ज्ञात करें, मान लिया कि वो R डैश डैश है, तो क्या हो जाएगा फिर वो, अब विभवांतर क्या है, V है, और धारा कितनी है, I/2 है, तो कितना हो गया 2V/I, और V/I क्या होता है, R होता है, तो R डैश बराबर क्या हो गया, वो हो गया 2R। इसका मतलब R डैश क्या हो गया 2R। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम जो परिच्छेद क्षेत्रफल है उसको आधा कर देते हैं तो जो प्रतिरोध है वो दुगना हो जाता है। इसका मतलब क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R प्रोपोर्शनल 1/A, या जो प्रतिरोध है वो परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो तीसरी कंडीशन है, जो n प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और टाउ, ये जो श्रांति काल है, ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में जो परमाणुओं के जो अरेंजमेंट होते हैं, जो प्रबंध होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रत्येक चालक में n का मान, यानी कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा श्रांति काल का मान भी अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि n और टाउ ये बताती हैं कि इनका मान प्रत्येक चालक के पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। इसको हम जरा दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, एक हमारे पास एक ही लंबा चालक तार है इस तरीके से, तो जो लंबा चालक तार होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की टक्कर ज्यादा होगी। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो, उनकी जो टक्कर होगी वो ज्यादा होंगी। तो टक्कर ज्यादा होंगी तो जो विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध होगा वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब लंबे तार का प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से भी हमको ये पता चल रहा है कि जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के समानुपाती होता है। जितना लंबा तार होता है उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। अब हमने एक मोटा तार ले लिया, चालक तार ले लिया, मोटा, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं इसको। तो यहां पर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं उनको गति करने के लिए ज्यादा क्षेत्रफल मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह के लिए ज्यादा क्षेत्रफल मिल रहा है, तो ज्यादा क्षेत्रफल मिल रहा है तो यहां पर जो विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है वो कम होता है। इसलिए जो मोटे तार का, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल ज्यादा है, उसका प्रतिरोध कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कैसा है, कम है। तो इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है हमको, R व्युत्क्रमानुपाती A है, R समानुपाती 1/A, या प्रतिरोध परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये दोनों जो हमने यहां से जो सिचुएशन देखी, इनसे हमको यही पता चल रहा है प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जितनी लंबाई ज्यादा होती है प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है, और प्रतिरोध परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिच्छेद क्षेत्रफल कम होता है तो प्रतिरोध ज्यादा होता है, और परिच्छेद क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो प्रतिरोध कम होता है। तो अब जरा यहां पर आते हैं, इन दोनों समीकरण से हम देखते हैं, ये जो दो समीकरण हम पास, इन दोनों समीकरण से, तो R समानुपाती क्या हो गया, L/A। इन दोनों समीकरण से हम देख रहे हैं, तो R बराबर क्या हो गया, यहां से देखिए एक समानुपाती नियतांक हमने ले लिया, रो और L/A। ये जो रो है, इस रो को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसको। और यहां से रो बराबर क्या हो जाता है, आप देखिए हो जाता RA/L। तो अगर हम इसका मात्रक देखें यहां से, तो मात्रक क्या हो गया इसका, मात्रक क्या हो जाएगा, ये देखिए मात्रक क्या हो गया इसका, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम
मीटर। मात्रा क्या हो गया इसका? ओम मीटर। तो अब जरा आर की वैल्यू यहां से आर की वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? देखिए, रो बराबर हो जाता है, आर का मान रखा हमने एम एल अपॉन एन टाउ ई स्क्वायर ए, और क्या हो गया फिर? इंटू ए अपॉन एल। तो एल से एल और ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो रो बराबर क्या हो गया? फिर यहां से क्या हो गया? एम अपॉन एन टाउ ई स्क्वायर। इस समीकरण में अगर हम देखें तो लंबाई और क्षेत्रफल नहीं है, यहां पर लंबाई की टर्म नहीं है और क्षेत्रफल की भी टर्म नहीं है, परिच्छेद क्षेत्रफल की टर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है हमको यहां से कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। और किस पर निर्भर करता है? एन टाउ पर। और एन टाउ क्या है? ये बताती है कि चालक का पदार्थ क्या है। तो इसका मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो अब जरा इस समीकरण को रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहां पर रीअरेंज करके हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम वी डी अपॉन एन टाउ ई स्क्वायर वी डी। रीअरेंज करने के लिए हमने क्या किया? इसमें वी डी से अंश और हर में गुणा कर दिया हमने। और ये वी डी क्या है? वी डी है अनुगमन या अपवाह वेग। अनुगमन या अपवाह वेग। और वीडी का परिमाण हमको पता है, वीडी बराबर क्या होता है? ई टाउ ई अपॉन एम। यहां पर ये कैपिटल ई क्या है? ये है विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो यहां से कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए अब ये हो जाएगा वीडी इंटू एम अपॉन ई टाउ। हमको ये भी पता है कि जो धारा घनत्व जे होता है वो होता है एन ई वी डी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो जे बराबर क्या होता है? एन ई वी डी। अब जरा देखिए यहां से देखिए आप, वी डी एम अपॉन ई टाउ, वी डी एम अपॉन ई टाउ, तो ये वैल्यू हो गई। और एन ई वी डी, एन ई वी डी ये जे हो गई। तो अब जरा इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसी समीकरण को, जो ये समीकरण है, इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? यहां पे लिख लेते हैं इसको, रो बराबर ये कैसे हो जाएगा? एम वी डी अपॉन ई टाउ अपॉन एन ई वी डी। ऐसे लिख लिया इस समीकरण को। तो अब ये क्या हो गया? देखिए ये वैल्यू किसकी हो गई? ये वैल्यू हो गई किसकी? ई की। और ये वैल्यू किसकी हो गई? जे की। तो रो बराबर क्या हो गया? ई अपॉन जे। रो बराबर क्या हो गया यहां से? ई अपॉन जे। तो यहां पर हमने ई, ये विद्युत क्षेत्र, इसका परिमाण लिया है और ये धारा घनत्व इसका परिमाण लिया है। तो यहां पर देखें जो ये विशिष्ट प्रतिरोध है ये क्या है? अब यहां पर ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। हालांकि ई एक सदिश राशि है और जे एक सदिश राशि है, तो हम इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? देखिए यहां से अगर हम देखें तो क्या हो गया? ई बराबर हो गया रो जे परिमाण के रूप में। अगर सदिश के रूप में हम इसको लिखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा? रो जे। लेकिन जो रो है वो क्या है? एक अदिश राशि। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? एक अदिश राशि है। तो हम इसको सदिश के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए हम इसकी, ये जो हमारे पास समीकरण है, इससे हम इस विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन कर सकते हैं। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहां डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो यहां से अब डेफिनेशन क्या होगा इसकी? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हमने यहां से किसकी लिख ली? विशिष्ट प्रतिरोध की लिख ली। और क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? रो बराबर ई अपॉन जे।
इसको हम देखिए विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध भी कहते हैं। और अगर हमें विशिष्ट प्रतिरोध धारा घनत्व के पदों में लिखना हो तो भी हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं और सदिश रूप में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।